इसके पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्चना उसी फार्म हाउस के सामने थी जहां कुछ वक्त पहले ही उसके सारे दोस्त मारे गए, और अर्चना इसी का सच जानने के लिए वापस से फार्म हाउस के अंदर जाती है। और इस बार वहां घोर शांति थी। जो फार्म हाउस कुछ वक्त पहले रोशनी से चमक रहा था, अब वो एकदम वीरान पड़ा था, जैसे हजारों सालों से यहां कोई ना आया हो। तभी अचानक अर्चना को सामने की सीढ़ी से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आती है। अर्चना बिना कुछ सोचे ऊपर जाने लगती है और सामने बने एक कमरे में चली जाती है। वो कमरा भी वीरान था, उसकी खिड़कियां टूटी और कमजोर सी थी। तभी अचानक ही अर्चना की नजर जाती है उस खिड़की के बाहर, जहां वो देखती है कि उसके दोस्त जिंदा है और इसी घर के बाहर खड़े होकर घर को देख रहे हैं। अर्चना भागते हुए नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। अर्चना उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? इतने में ही अभिषेक कहता है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम सब तो कब से यहीं पर बैठकर बातें कर रहे हैं। तुम ही पता नहीं कब से कहाँ गायब थी। कहाँ गई थी तुम? अरे वो सब छोड़ो, आओ बैठकर बातें करते हैं। क्या सच है वो जो मैंने पहले देखा, या फिर ये? इतने में ही नेहा अर्चना का हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बैठा देती है और सभी दोस्त बातें करते हैं और हंस रहे होते हैं। इतने में ही डोरबेल बजती है। तब अर्चना एकदम से डर जाती है और कहती है, डोर ओपन मत करो, इतनी रात में कौन ही आएगा? अरे अर्चना डरो मत, कोई पड़ोसी होगा, रुको मैं देख कर आता हूं। ऐसा कहकर नितिन गेट खोलता है। सामने एक कपल होते हैं, रवि और प्रिया। रवि कहता है, देखिए हमारी कार अचानक ही खराब हो गई एंड यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, तो क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? इतने में अमन एक डरावनी आवाज में कहता है, हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, हम सब भी यहाँ रुक गए हैं। क्या मतलब? इसकी तो मजाक करने की आदत है। हम दोस्त यहाँ पार्टी करने आए हैं, आओ सब एंजॉय करो। अब सभी लोग बैठकर खाते हैं और पीते हैं, लेकिन इन सब में प्रिया देखती है कि अर्चना बहुत डरी हुई है। तो वो अर्चना से कहती है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है? यहाँ छलावा। इतने में ही नेहा कहती है, अरे कुछ नहीं है, इसने बुरा सपना देख लिया है तब से परेशान है। आप लोग बैठो, मैं किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अर्चना किचन की तरफ जाने लगती है, और जब वो किचन की तरफ जा रही होती है तो सामने रखे हुए एक शीशे में उसको सोफा साफ दिख रहा था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही अर्चना के माथे से पसीना पानी की तरह बहने लगा। वह वापस शीशे के पास आकर अपने दोस्तों को देखती है। सामने से देखने पर सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन शीशे में देखने पर उसके दोस्त नहीं, वहां उनकी लाश बैठी हुई दिख रही थी। सभी के सर से खून बह रहा था। किसी की आंख नहीं थी तो किसी का सर नहीं था। ये हाल देख अर्चना जोरों से चीखती है और भागते हुए रवि और प्रिया के पास आकर उनको भागने को कहती है। उठो उठो जल्दी और भागो यहाँ से, जल्दी भागो वरना वरना मारे जाओगे सब। अब ये सुन रवि और प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अर्चना के दोस्त के चेहरे अभी जो हंसते हुए थे अब अचानक ही गुस्से से भर जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती है। ये देख प्रिया वहां से भागने लगती है और रवि भी गेट की तरफ भागने लगता है। प्रिया और अर्चना तो गेट से बाहर निकल आती हैं, लेकिन रवि के बाहर आने से पहले ही गेट बंद हो जाता है और उसके बाद रवि के चीखने की आवाज आती है और गेट के बाहर खून ही खून हो जाता है। ये देख प्रिया रोने लगती है, लेकिन अर्चना उसको भागने को कहती है और दोनों जंगल में भाग जाते हैं। तो प्रिया रोते हुए अर्चना से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे दोस्तों ने मेरे पति को क्यों मारा? बोलो। वो मेरे दोस्त नहीं है, वो छलावा है जो मेरे दोस्तों का रूप लेकर अभी तक मुझे भी अपने जाल में फंसा कर रखे हुए थे। छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो किसी पर भी यकीन मत करना, समझ गई? और तभी एक आवाज आती है, प्रिया कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, वो छलावा मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। भागो यहाँ से, वो छलावा हमारे ही पीछे है। नहीं, वो मेरे पति रवि हैं, ये उनकी ही आवाज है, उनको बचाने चलो मेरे साथ। ये सब झूठ है, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए छलावा कर रहा है। मत सुनो उसकी बात, भागो यहाँ से।
इसके बाद प्रिया अर्चना के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद करो, ये सच में मेरे पति हैं, बचा लो उनको प्लीज। अर्चना प्रिया की बात मान लेती है और दोनों धीरे धीरे रवि की आवाज की दिशा में जाने लगते हैं और थोड़ी देर में ही उन्हें रवि खून से लथपथ दिख जाता है, जो प्रिया के पास आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूं, वो छलावा मुझे मार देता। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मालूम है। प्रिया और अर्चना दोनों उसके साथ आगे जाने लगती हैं। तभी अर्चना देखती है कि वो वापस से उसी फार्म हाउस के पास जा रहे हैं, लेकिन रास्ता अलग है। अर्चना समझ जाती है कि ये रवि नहीं, छलावा है। तभी अर्चना पास में पड़ा एक डंडा लेती है और पूरी ताकत से रवि के सर पे दे मारती है, लेकिन उस चोट से रवि को कुछ नहीं होता। यह देख अर्चना और प्रिया दोनों रवि से दूर हो जाती हैं और समझ जाती हैं ये छलावा है, और दोनों वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते दोनों जंगल से बाहर निकल आती हैं। अर्चना की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो जंगल से बाहर आते ही बेहोश हो जाती है और अचानक ही उसकी आंख अस्पताल में खुलती है और अर्चना कहती है, छोड़ो मुझे, जाने दो, मत मारो मुझे, जाने दो। वहां के डॉक्टर उसको शांत करते हैं और बोलते हैं, देखो तुम जंगल के रोड पे हमें बेहोश पड़ी मिली थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अर्चना अपने साथ हुआ सब कुछ बता देती है। यह सुन डॉक्टर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां का एक कंपाउंडर अर्चना से कहता है, मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वो कितना डरावना रहा होगा, अच्छा है तुम वहां से बचकर आ गई। तभी अर्चना को याद आता है कि उसके साथ तो प्रिया भी थी। वो कहती है, मेरे साथ एक लड़की और थी, प्रिया, वो कहाँ है? ठीक है वो? नहीं, तुम वहां अकेली थी, तुम्हारे साथ वहां कोई नहीं था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना अस्पताल से अपने घर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वो अस्पताल में लगा एक न्यूज़पेपर देखती है, जिसमें रवि और उसकी पत्नी प्रिया के मिसिंग होने की न्यूज़ थी, जो 5 साल पहले उसी जंगल में गायब हो गए थे। ये देखकर अर्चना समझ जाती है कि रवि और प्रिया दोनों की आत्माओं ने अर्चना की जान बचाई है। आलीशान हवेली के नीचे बना बेसमेंट, जिसमें हर जगह मशालें लगी हुई थीं और बीच बेसमेंट में किसी की लाश पड़ी थी। वहां एक तांत्रिक और एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। तांत्रिक ने उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया। ये किसी औरत की लाश थी। एक बार फिर से सोच ले मोहन सिंह, ये बहुत खतरनाक काम है। हमारे आसपास करोड़ों आत्माएं हैं जो कि अतृप्त होती हैं, वो घूमती रहती हैं। उन आत्माओं में से तेरी पत्नी को ढूंढना, फिर उसे उसके शरीर में वापस बुलाना, ये बहुत टेढ़ा खीर है। अगर तेरी पत्नी की आत्मा की बजाय कोई दुष्ट आत्मा आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं रह पाएगा। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं बाबा। मेरी पत्नी का जिंदा होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मोहन सिंह की बात सुनकर तांत्रिक अपने हाथ में जल लेकर अपने सामने जल रही अग्नि में मंत्र बोलकर छिड़कने लगा। उसके बाद उस लाश के बाल तोड़े और उसे मंत्रों के साथ उस अग्नि में डाल दिया, जिससे बहुत जोर का विस्फोट हुआ। वहां धरती हिलने लगी, सभी मशालें बुझ गईं, सिर्फ हवन की जो अग्नि जल रही थी उसी से रोशनी हो रही थी। तभी मोहन सिंह की पत्नी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। ये देखकर मोहन सिंह खुशी से पागल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसकी पत्नी की आंखें लाल हो गईं। देखते ही देखते उसने मोहन सिंह की तरफ छलांग लगा दी। उसके गर्दन का मांस नोच नोच कर खाने लगी। तांत्रिक ने तुरंत अभिमंत्रित जल उस औरत पर छिड़का, जिससे कि वो तड़पने लगी। तांत्रिक ने बाहर खड़े मोहन सिंह के नौकरों से उसे पकड़ने के लिए कहा। उसे पकड़ा, एक खंबे के पास लेकर गए, जहां तांत्रिक ने उसे बांध दिया और उसके इर्द गिर्द अभिमंत्रित घेरा बनाने लगा। मोहन सिंह के नौकर मोहन सिंह को वहां से लेकर जा पाते, तब तक उसकी मौत हो गई थी। तांत्रिक ने उस ब्रह्म राक्षसी को उसी बेसमेंट में कैद किया,
और उसके दरवाजे पर तलवार लगाकर बाहर आ गया। तांत्रिक ने सबको चेतावनी दी कि गलती से भी यह दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, न ही मोहन सिंह के परिवार का कोई इसके इर्द गिर्द आए, वरना उसके रक्त की महक से ये राक्षसी जाग जाएगी। मोहन सिंह ने इसे बुलाया है और ये इसके परिवार को खत्म किए बिना जाएगी नहीं। और फिर जल्द ही ये पूरी की पूरी हवेली खाली हो गई। सालों बाद मोहन सिंह का पोता भानु हवेली बेचने का प्लान करके अपनी पत्नी रीमा और बेटे रिकी के साथ गांव पहुंचा। हवेली के कुछ विश्वास पात्र लोग जो राक्षसी के रहस्य से वाकिफ थे, पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा देते ताकि गलती से भी कोई बेसमेंट की तरफ ना जाए। उसी शाम रिकी खेलते हुए बेसमेंट की तरफ जा पहुंचा। उस वक्त पहरा देने वाला आदमी मौजूद नहीं था। रिकी ने देखा कि सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं और किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। वो सोच ही रहा था कि वो नीचे जाए या ना जाए, तभी नीचे से आवाज आई, रिकी, तुम आ गए? तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने हैं। ये सुनकर रिकी के मन में हलचल होने लगी और वो धीरे से बोला, कौन है नीचे और आपको मेरा नाम कैसे पता? नीचे से फिर आवाज आई, मैं दोस्त हूँ जिसे तुम्हारे बारे में सब पता है। आवाज इतनी मीठी थी कि रिकी अपने आप को रोक नहीं सका। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला गया। नीचे जाकर उसने देखा कि एक दरवाजा है जिसके बाहर तलवार लगी हुई है। बहुत पुराना होने की वजह से उस पर धूल की परतें और मकड़ी के जाले बने हुए थे। भीतर से आवाज आई, रिकी, तलवार को हटाओ, दरवाजे को खोलकर भीतर आओ। देखो तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने हैं। उस आवाज में जैसे जादू था। रिकी जोर लगाकर तलवार को निकालने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे करके आखिर उसने तलवार को निकाल लिया। जैसे ही तलवार निकला, दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया और हवा का इतना तेज झोंका आया कि रिकी दूर जा गिरा और चीखता हुआ बेहोश हो गया। रिकी की आवाज ऊपर तक पहुंच गई थी और वहां पहरा देने वाले पहरेदार भागते हुए नीचे गए तो उन्होंने देखा कि रिकी के माथे से खून बह रहा है। वो बेहोश पड़ा हुआ है, साथ ही राक्षसी वाला कमरा खुला हुआ है। ये देखकर दोनों पहरेदारों के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से रिकी को उठाया और वहां से भागने लगे, लेकिन उनमें से शंभू नाम का पहरेदार जो पीछे भाग रहा था, वो सीढ़ियों पर गिर गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा है और उसे पीछे खींच रहा है। वो अपने साथी से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी गोद में रिकी था और साथ ही वो समझ गया था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। इसीलिए उसने अपने साथी की मदद नहीं की, बल्कि रिकी को लेकर भागा और ऊपर के दरवाजे को बंद किया। भागते हुए भानु के पास गया और रीमा ने घबराते हुए अपने बच्चे को संभाला। ये सब कैसे हो गया? इससे पहले कि पहरेदार कोई जवाब देता, बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। भानु बाहर आया देखने की आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। बाहर आते ही उसने देखा आंगन में हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। वो सारी हड्डियां चबाई हुई हैं और उन हड्डियों के बीच में इंसानी सर रखा हुआ है। वो सर किसी और का नहीं बल्कि शंभू का था। भानु को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी रीमा के चीखने की आवाज आई। भानु भागते हुए भीतर गया तो उसने देखा कि रीमा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है और रिकी गायब है। भानु ने रीमा को होश में लाने की कोशिश की और पानी की छींटे देने लगा। जैसे ही रीमा होश में आई, रिकी का नाम लेकर चिल्लाने लगी। अरे रिकी कहाँ है रीमा? रिकी, रिकी! वो औरत, वो रिकी को ले गई। कौन ले गई? तुम्हारी दादी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वो तुम्हारी दादी थी। मैंने तुम्हारी फैमिली फोटो में उनको देखा है, वही थी। अरे तुम सच में पागल हो गई हो क्या? मेरी दादी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा, तो तुमने कहां से देख लिया मेरी दादी को? तभी एक भारी आवाज आई। भानु ने पीछे पलटकर देखा तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी उसे खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। भानु ने जब जानना चाहा कि वो है कौन,
तब उस तांत्रिक ने अपना परिचय भानु के दादा मोहन सिंह के जमाने से बताया और साथ ही भानु की दादी और उस ब्रह्म राक्षसी के बारे में भी सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रीमा तो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। लेकिन भानु को विश्वास नहीं हो रहा था। हवेली के विश्वास पात्र नौकर भी जब बाबा के हाँ में हाँ मिलाने लगे, तब भानु के पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने आंगन में हड्डियों का जो ढेर देखा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। तभी जोर से धमाका हुआ और पूरी हवेली हिलने लगी। बाबा, वो मेरा बेटा ले गई है, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए। मात्र एक उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम्हें तुम्हारी दादी की शरीर का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, लेकिन उसके शरीर में उस ब्रह्म राक्षसी ने कब्जा जमाया हुआ है। उसे उस शरीर से निकालना बहुत कठिन है। भानु तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा और अपने बेटे को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बस कुछ देर के लिए मैं उसे शरीर से अलग कर पाऊंगा, उतनी ही देर में तुम्हें अंतिम संस्कार करना होगा। तांत्रिक ने सबसे पहले भानु की पत्नी को हवेली से निकल जाने के लिए कहा और नौकरों से आंगन में चिता तैयार करने के लिए कहा। भानु को लेकर वो तांत्रिक तहखाने में पहुंचा, जहां सालों से वो ब्रह्म राक्षसी कैद थी। तांत्रिक ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो इतने सालों से कैद थी और तुम्हारे बेटे की भूल की वजह से वो आजाद हुई है। तांत्रिक उस कमरे में गया और अपने साथ लाए थैले से एक मानव की खोपड़ी निकाल उसमें आग जलाकर वो आहुतियां देने लगा। जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। वहां पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तभी उन दोनों के कान में किसी के हंसने की आवाज आई। तांत्रिक, उस वक्त तो तू कुछ नहीं कर पाया। मैं जानती थी तू इसको लेकर आएगा। अपने बेटे के माया में एक बाप तो जरूर आएगा और मैं मोहन सिंह के पूरे परिवार का नाश करूंगी। वो फिर से हंसने लगी, लेकिन तांत्रिक नहीं रुका। तभी भानु के गर्दन को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और भानु छटपटाने लगा, लेकिन तांत्रिक अपनी जगह से नहीं उठा। लगातार आहुतियां देता जाता और आखिर में उसने अपने थैले से एक मुर्गे को निकाला, जिसका हाथ पैर बंधा हुआ था। तांत्रिक ने उस मुर्गे के गर्दन को पकड़ा और उसे आग के सामने ले जाकर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा, जिससे राक्षसी चीखने लगी और कुछ ही देर बाद भानु, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था, वो नीचे गिर गया। भानु, उठाओ, इस शरीर को ले जाओ, इसे आग के हवाले कर दो। मुझे नहीं पता मैं कब तक उसे इस मुर्गे में कैद कर पाऊंगा। जैसे ही उस राक्षसी की आत्मा उस मुर्गे में गई, वो मुर्गा जोर से फड़फड़ाने लगा। भानु की सांस फूल रही थी, लेकिन फिर भी उसने बिना देरी के अपनी दादी के शरीर को उठाया और बाहर की तरफ भागा। हवेली के आंगन में नौकरों ने पहले से ही लकड़ी की चिता तैयार कर रखी थी। भानु ने जैसे ही उस शरीर को चिता पर लिटाया, अंदर से तांत्रिक के चीखने की आवाज आई, जैसे तांत्रिक बहुत दर्द में हो। भानु वापस जाने लगा, लेकिन नौकर बोला, नहीं मालिक, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाइएगा, वरना वो आजाद हो जाएगी। तभी उसे अपने बेटे की भी आवाज सुनाई दी, जो दर्द में चिल्ला रहा था। लेकिन भानु ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आप को मजबूत बनाते हुए उस चिता में आग लगा दी। वो चिता धू धू कर जलने लगी और जैसे ही उस चिता में आग लगी, हवेली में दरार पड़ने लगी और उसकी ईंटें नीचे गिरने लगी। भानु के बेटे का चीखना चिल्लाना जारी था। भानु बिना कुछ सोचे समझे हवेली के भीतर भागा और जैसे ही भानु हवेली के भीतर गया, वो पूरी हवेली गिर गई। भानु और उसके बेटे की चीख एक साथ गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ब्रह्म राक्षसी कामयाब हो गई थी। आखिर वो मोहन सिंह के पूरे वंश का नाश कर चुकी थी। अरे बाबा, मेरी बेटी को बचाइए, ये कुछ कर लेगी। अरे ये बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता नहीं इसे क्यों बुलाया है? ये सब ढोंगी होते हैं। आलिया, अगर तुम्हारा पति मेरे और मेरे काम का यूं ही अपमान करता रहा तो तुम्हारी बच्ची कभी नहीं बच पाएगी।
मेरी बेटी पर कोई भूत सवार नहीं है। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये एक दिमागी बीमारी है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। करा सको तो करा लो अपनी बेटी का इलाज। नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए। मेरे पति को माफ कर दीजिए। आलिया चुप रहो तुम। इन ढोंगियों से डरने की जरूरत नहीं है। और तू ढोंगी कहीं के, निकल यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो बहुत मारूंगा। मनोज उस तांत्रिक को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देता है और फिर अपनी बेटी के बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करना शुरू करता है। मनोज एक साइकोलॉजिस्ट था और आलिया उसकी पत्नी थी। मनोज साइंस को मानने वाला इंसान था और आलिया भूत प्रेत में विश्वास रखती थी। पिछले कुछ महीने से जब उसकी बेटी रिया ने थोड़ा अजीब बर्ताव करना शुरू किया तो मनोज को तो समझ आ गया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का केस है, पर आलिया को ये किसी भूत का चक्कर लग रहा था। इसीलिए उसने एक माधव नाम के तांत्रिक को बुला लिया। हालांकि ये बात मनोज को पसंद नहीं आई और उसने तांत्रिक को बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। आपको तो हर चीज दिमाग की बीमारी लगती है। अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें हर चीज में भूत दिखता है। हमारी बेटी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। मनोज रिया का इलाज करता रहता है और कुछ समय बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये दिमागी बीमारियां होती हैं जो इलाज से सही हो सकती हैं। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो रिया? आज बहुत समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरे काबू में है, वरना पहले तो अपने आप अजीबोगरीब थॉट्स आते रहते थे और मैं उनको रोक नहीं पाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। तू हमेशा ऐसी हंसती खेलती रहना। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी दुकान पता है। वो हलवाई बहुत अच्छी मिठाई बनाता है। मैं वहीं से ले आऊंगी। ओके, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। आलिया मिठाई लाने के लिए घर से निकल जाती है, पर इससे पहले कि दुकान पर पहुंच पाती, रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे ओ देवी जी, सुनिए जरा, मैंने ये बेर खरीदे थे पर ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। क्या आप मुझे एक खाकर बता सकती हैं कि ये सही है या नहीं? हाँ लाइए, अभी बता देती हूँ। ये तो बिल्कुल सही है, आप आराम से ये बेर खा सकते हैं। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाइए। ठीक है। आलिया जाकर मिठाई खरीदती है और फिर घर आ जाती है। वो लोग उस दिन बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। तभी रात में अचानक मनोज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आलिया बैठी हुई है और फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ ठीक है। किससे बात कर रही हो इतनी रात में? किसी से नहीं, सो जाओ तुम। अरे ये किस तरह से बोल रही हो तुम? ओह सॉरी बेबी, मम्मी का कॉल आ गया था ना, मैं अभी आती हूँ। ये इसे हो क्या गया है अचानक? फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह मनोज देखता है कि आलिया ने कान में ईयरफोन्स लगाया हुआ है तो वो कहता है, ये तुमने कान में ईयरफोन क्यों लगाया हुआ है? गाने सुन रही हो क्या? हाँ। ये कोई टाइम है गाने सुनने का? गाना सुनने का कोई टाइम नहीं होता है, अपने काम से काम रखो। तुम ठीक तो हो ना? कल रात से क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मनोज की ये बात सुनकर वो अचानक चल पड़ती है और जाकर एक चाकू उठाती है और अपना हाथ काट लेती है। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ। आलिया एक बार फिर चाकू अपने हाथ पर मारती है और दर्द से चिल्लाने लगती है।
मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम ठीक तो हो? क्या कर रही हो? मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि अपना हाथ काटने लगी। मैं काटना नहीं चाहती थी, पर क्या? पर मेरा बहुत मन हो रहा था अपना खून देखने का। रिया, तुम्हें भी अपना खून देखना है? दिखाऊं? नहीं नहीं, रुक जाओ आलिया। मनोज आलिया को रोक पाता उससे पहले ही आलिया रिया के पेट में चाकू मार देती है। मनोज ये देखकर रोने लगता है और रिया को पकड़ता है, पर आलिया हंसने लगती है। क्यों बे मनोज, क्या लगता है मुझे कोई दिमागी बीमारी हुई है या कोई भूत चढ़ा है? आलिया, तुम पागल हो गई हो। हटो सामने से। मुझे रिया को डॉक्टर के पास ले जाने दो। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी! चुप! तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। आलिया, प्लीज स्टॉप इट। तेरी पत्नी मेरे वश में है। ये तेरी पत्नी के जरिए मैं बोल रहा हूँ। कौन? वही जिसे तूने ढोंगी बोला था। क्या हुआ, याद नहीं आया? अभी रुक। ये बोलकर आलिया जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने माधव खड़ा होता है, वही तांत्रिक जो रिया पर से भूत उतार रहा था। क्या कहा था तूने मनोज कि अगर मैंने दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो बहुत मारेगा? आजा और साले, तूने क्या किया है मेरी पत्नी के साथ? मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं तो ढोंगी हूँ ना। मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने आगे बढ़ता है, पर माधव आलिया से मनोज को रोकने को कहता है, तो आलिया आकर मनोज को पकड़ लेती है। आलिया, मुझे छोड़ो। तुम इसकी बातें क्यों मान रही हो? होश में आओ। रिया को देखो, उसका खून निकल रहा है, वो मर जाएगी। आलिया, मनोज को मारो। आलिया मनोज को मारने लगती है। मनोज बचने की कोशिश करता है, पर वो उसे बुरी तरह से पीटती रहती है। ये वशीकरण है, तुम इससे नहीं बच सकते मनोज। तुमने मुझे ढोंगी कहा था ना। अब देखो मैं कितना पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ। मैंने मान लिया। मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची की जान बचा लो, वरना वो मर जाएगी। जाओ, रिया के घाव में हाथ डालकर उसे फाड़ दो। नहीं! आलिया जाती है और रिया के घाव में दोनों हाथों की उंगलियां डालकर उसे चीर देती है, जिससे रिया बुरी तरह तड़पती है और उसकी मौत हो जाती है। मनोज अपने आप को रोक नहीं पाता और आलिया को मारने लगता है। तांत्रिक कुछ नहीं बोलता, इसीलिए आलिया मार खाती रहती है। अरे बस करो मनोज, इतना ही गुस्सा आ रहा है अपनी पत्नी पर तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल किए देता हूँ। आलिया, जाओ, छत से कूद जाओ। रुक जा साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मनोज आलिया को छोड़कर माधव की तरफ भागता है और आलिया छत की तरफ चल पड़ती है। रुको आलिया, पहले अपने पति की जान लो, उसके बाद फिर खुद को मार लेना। आलिया वापस आने लगती है, पर तब तक मनोज माधव का गला पकड़ लेता है। आलिया पीछे से आती है और मनोज को चाकू मार देती है, पर मनोज माधव का गला नहीं छोड़ता। आलिया लगातार मनोज की पीठ पर वार करती रहती है, जिससे मनोज मर जाता है, पर तब तक वो माधव की जान भी ले लेता है। माधव के मरते ही वशीकरण टूट जाता है, पर जब आलिया अपने आसपास का नजारा देखती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मनोज! रिया! होश में आने के बावजूद आलिया अपना गला काट लेती है और इस तरह एक परिवार
एक सन की तांत्रिक के घमंड और बदले के चलते बेमौत मारा जाता है। थर्टीन्थ फ्लोर का राज। जय और रोहन मुंबई शहर के जाने माने घोस्ट बस्टर्स थे, जिन्होंने पिछले 8 सालों में काफी भूतों के केसेस सुलझाए थे। लेकिन एक ऐसा अनोखा किस्सा उनके साथ घटा जिससे उनका भूतों को देखने का नजरिया ही बदल गया। 1 साल पहले की बात है, जब रोहन और जय रेडियो पर अपना पसंदीदा हॉरर शो सुन रहे थे। तो चलिए आज जानते हैं गोरेगांव के एक ऐसे अनोखे केस के बारे में जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसा कौन सा केस है जो हम सुलझा नहीं सकते? यार तू सुनना ध्यान से। गोरेगांव वेस्ट में बसी एक ऊंची सी बिल्डिंग जिसके 13th फ्लोर पर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ओएसिस अपार्टमेंट्स नामक ये बिल्डिंग में वैसे तो सब सुकून से रहते हैं, लेकिन रात के 11:30 बजे से 12 बजे के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। 20 फ्लोर की इस बिल्डिंग में अगर कोई 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में 13th फ्लोर से ऊपर जाना चाहे तो उसे ये लिफ्ट 13th फ्लोर पर ही रोक देती है, जहां कोई नहीं रहता। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा बहने लगती है। लिफ्ट 10 से 15 सेकंड के लिए रुकती है, ना कोई चढ़ता है और ना ही कोई उतरता है, और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने उस फ्लोर पर जाने की हिम्मत की थी और वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज तक जो भी उस समय में 13th फ्लोर पर उतरा वो फिर कभी वापस नहीं आया। जरूर कोई शापित आत्मा का साया होगा जो आने जाने वालों को मार देना चाहता होगा, पर बाकी के समय क्या होता होगा? अगर आप भी सोच रहे हैं कि बाकी के समय क्या होता है, तो इसका जवाब है कुछ नहीं। बाकी के समय लिफ्ट में 13th फ्लोर का बटन दबता ही नहीं और ना ही लिफ्ट वहां खुलती है। इसीलिए उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी बस 11:30 से 12 बजे के बीच में लिफ्ट यूज नहीं करते। केस तो काफी रोमांचक लग रहा है वैसे, है ना? चल इसका भी राज खोला जाए। और जय और रोहन ने ये केस उठा लिया। कुछ दिनों बाद जय और रोहन ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। ठीक 11:30 बजे दोनों लिफ्ट में चढ़े और उन्होंने 15वें फ्लोर का बटन दबाया। ठीक कहानियों की तरह 13th फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। अंधेरा काफी घना था, तो जय ने टॉर्च जला लिया। रोहन भाई, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। जरूर इस फ्लोर पर कुछ तो अजीब है। चलो जाकर देखते हैं। हाँ, और घोस्ट डिटेक्टर मशीन ऑन करना मत भूलना। ऑन कर दिया है भाई, अब चल। दोनों 13th फ्लोर पर उतरे और अलग अलग दिशा में खोज करने निकल पड़े। फ्लोर काफी बड़ा था और अंधेरा बहुत ज्यादा। दोनों को ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक आत्मा! मेरा शक सही था, यहाँ कोई आत्मा तो पक्का है। थोड़ी और खोज करनी पड़ेगी ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके। भाई ये देख। रोहन ने कुछ ऐसा नजारा देखा कि उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने मजदूरों की लाशों का ढेर पड़ा था। कहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। कुछ तो मायावी हो रहा है यहाँ। थोड़ी देर बाद जय को अपने पीछे से एक साया जाता हुआ दिखा। भाई मुझे कुछ दिखा। कहाँ पर? यहाँ। जैसे ही जय वापस पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। जय की तरफ एक औरत की आत्मा सीधी उड़कर आ गई। बेटा, मैं आ रही हूँ। और वो आत्मा सीधा जय के आर पार गुजरकर लिफ्ट में चली गई और लिफ्ट बंद हो गई। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भाई,
पर काफी भयानक सा एहसास था। चल भाई, अभी 12 भी बजने वाले हैं, हम अब घर चलते हैं। दोनों घर लौट गए। दूसरी सुबह दोनों ने पिछली रात के बारे में सोचा। भाई भले ही काफी डरावना अनुभव था, लेकिन हम हार मानने वालों में से तो नहीं हैं। हाँ, इस केस को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। वी आर द बेस्ट घोस्टबस्टर्स। ये भयानक आत्मा वहाँ कैद है ये तो समझ गया, पर इसने अपने बेटे के बारे में कुछ तो बोला था ना। इसका राज हमें वापस जाकर पता लगाना चाहिए। और 2 दिन बाद ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। इस बार उन्होंने आत्माओं की बात रिकॉर्ड करने वाला टेप रिकॉर्डर अपने साथ लाया था। 13th फ्लोर पर जाते ही दोनों ने उस आत्मा से संपर्क करना शुरू किया। हम जानते हैं तुम यहाँ कैद हो, हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हमें बताओ कि क्या चाहती हो। अचानक रोहन का दम घुटने लगा, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो, और वो हवा में तैरने लगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। और वो आवाज गायब हो गई। तू ठीक है? हाँ भाई, चल यहाँ से चलते हैं, कुछ तो सुराग मिला। जय और रोहन ने टेप को घर जाकर उल्टा प्ले किया तो आवाज आई, चले जाओ वरना उसकी तरह तुम्हें भी मार डालूंगी। और फिर प्रेम, मेरे बेटे प्रेम से मिलना है। प्रेम! प्रेम? जरूर इस बिल्डिंग का कोई गहरा राज है जो अब दब चुका है। इस पर हमें रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने पर दोनों को पता चला कि ठीक 30 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, प्रेरणा रस्तोगी नाम की एक औरत की इस बिल्डिंग की लिफ्ट में ही मौत हो गई थी। कुछ खराबी की वजह से लिफ्ट 13th फ्लोर पर अटक गई थी और प्रेरणा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बिल्डिंग का नाम बचाने के लिए बिल्डर्स और दूसरे अधिकारियों ने इस केस को दबा दिया था। प्रेरणा की लाश को मजदूरों ने इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में दफना दिया। प्रेरणा का एक बेटा भी था जो तब 5 साल का था। क्योंकि ये आत्मा अंत में अपने बेटे से मिल नहीं पाई, इसीलिए इसे मुक्ति नहीं मिली और ये वहीं उस बिल्डिंग में कैद हो गई। तो अगर हम इसे इसके बेटे से मिला दें तो शायद इसे मुक्ति मिल जाए। चलो इसके बेटे को ढूंढते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें प्रेम का पता मिला जो अब 35 साल का हो चुका था। उन्होंने प्रेम को मिलकर उसे पूरी कहानी सुनाई तो प्रेम दंग रह गया। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं भाग गई थी। तुम्हारी मम्मी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है प्रेम, चलो उनसे मिलने चलो। उसी रात तीनों ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुँचे। इस बार 13th फ्लोर का बटन दबा भी और लिफ्ट 13th फ्लोर पर जाकर रुकी भी। शरीर जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। वो तीनों 13th फ्लोर पर उतरे। तुम यहीं रुको प्रेम, हम दोनों तुम्हें बुलाएंगे तब आ जाना। थोड़ा आगे चलने के बाद रोहन और जय प्रेम को दिखना बंद हो गए। हवा में मानो कोहरा सा छा गया था। आगे जाते ही जय की गर्दन किसी आत्मा ने पकड़ ली और उसे नीचे पटक दिया। जय! तुम दोनों फिर आ गए, अब वापस नहीं जाओगे। यहाँ आने का अंजाम भुगतो। और प्रेरणा की आत्मा ने रोहन को उठाकर फेंक दिया। रोहन पिलर से जाकर टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हम तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। और वो बेहोश हो गया। कैसा तोहफा? झूठ बोलता है। तू भी उन सब के जैसा ही है जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई, और अब तू भी उन्हीं के साथ नर्क में जाएगा। प्रेरणा की आत्मा रोहन पर वार करने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई। माँ,
प्रेरणा की आत्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रेम उसके सामने खड़ा था। जैसे ही प्रेरणा ने प्रेम को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने प्रेम की तरफ देखा और कहा, तू मेरा बेटा प्रेम है? तू आ गया। कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ तेरा। कितना बड़ा हो गया है तू। मुझे माफ कर देना बेटा। इन जाहिलों की वजह से तेरा बचपन बर्बाद हो गया। अब मैं इस जैसे सभी जाहिलों का अंत कर दूंगी। प्रेरणा रोहन की तरफ बढ़ी, पर बीच में प्रेम आ गया। नहीं माँ, ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया और आपसे मिलाया। इन्हें मत मारो। तू नादान है बेटा। ये सब एक जैसे ही हैं। मैं इन सबको मार डालूंगी। प्रेरणा ने प्रेम को धक्का मारा और रोहन की तरफ मुड़ी। अचानक प्रेरणा की आत्मा जलने लगी। उसने पीछे देखा तो प्रेम गंगा जल पकड़े हुए खड़ा था। मुझे माफ करना माँ, तुझे रोकना जरूरी था। अब आराम करने का समय हो गया है। आराम कर माँ। अगर तुझे ये सही लगता है तो यही सही बेटा। बस खुश रहना। मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगी। प्रेरणा की आत्मा जलकर धीरे धीरे गायब हो गई। जब जय और रोहन को होश आया तब उन्होंने देखा कि प्रेम अकेला बैठा था। माँ घर लौट चुकी हैं। हमें भी चलना चाहिए। उसके बाद 13th फ्लोर का श्राप हट गया और फिर कभी भी लिफ्ट वहां जाकर नहीं रुकी। कहाँ जाना है आपको? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या बोल रही हो? मजाक ना करो। जल्दी बताओ, आपको लिफ्ट चाहिए? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, शादी तो नहीं, पर और कुछ करना हो तो। राज और काजल की शादी को लगभग 1 साल हो गया था और उनकी एक बेटी भी थी। राज वैसे तो आंध्र प्रदेश के एक गांव का रहने वाला था, पर अभी वो और उसकी पत्नी काजल बैंगलोर में जॉब कर रहे थे। नमस्ते पिताजी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं अच्छा हूँ, पर तेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कल से तुझे बहुत याद कर रही है। हो सके तो तू आ जा। हाँ हाँ जरूर, मैं कल ही आ जाऊंगा। आप माँ से कहिएगा कि वो परेशान ना हो। ठीक है, पर ध्यान रखना कि रात में मत आना, उजाले में ही आना। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछ, बस तू दिन में ही आना। ठीक है, आप घबराइए मत, मैं आता हूँ। राज उस शाम घर जाता है और काजल को सारी बात बताता है। हाँ तो ठीक है, चलते हैं कल। वैसे भी कल सैटरडे है तो मेरी छुट्टी है। हाँ, पर सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि पापा ने कहा है कि वहाँ दिन में ही आना, रात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो लोग पैकिंग करते हैं और सो जाते हैं, पर अगली सुबह उन्हें उठने में देर हो जाती है, इसीलिए वो लोग निकलने में भी लेट हो जाते हैं। बहुत देर हो गई, अब तो हम लोगों को पहुँचने में पक्का रात हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग पापा जी को समझा देंगे कि देर हो गई थी। क्या हुआ? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या गांव का रास्ता ये है या कोई और। खैर, इसी पर चलता हूँ, लग तो यही रहा है। ओह, पापा का फोन है। हाँ पापा, नमस्ते। तू कहाँ है? आज आया क्यों नहीं? मैं रास्ते में हूँ, गांव पहुँच गया हूँ, बस 15-20 मिनट का रास्ता बचा है। हे भगवान, मैंने तुझे मना किया था कि रात में मत आना। अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? हम लोग कार से आ रहे हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। ओफो, एक तो ये बच्चे कभी बात नहीं समझते हैं। अच्छा सुन, अगर तुझे रास्ते में कोई सफेद साड़ी पहने खूबसूरत सी लड़की दिखे तो अपनी कार मत रोकना और सीधे चले आना। वो औरत नहीं चुड़ैल है, कोई भी दయ్యం।
ये सुनकर राज के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ी वो औरत अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हेलो, क्या हुआ? मैं आकर बात करता हूँ। जितना मुमकिन हो सकता है राज उतनी स्पीड में कार भगाना शुरू करता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि उसकी कार की खिड़की के बाहर वो औरत उन्हें साथ चलती हुई दिख रही है और अब वो बहुत डरावने रूप में है। वो कभी राज की तरफ आती है तो कभी काजल की तरफ। दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। ये क्या हो रहा है राज? तो इसीलिए पापा जी ने हम लोगों को रात में आने से मना किया था। अगर ये बात पापा पहले ही बता देते तो मैं पक्का रात में नहीं आता। बाहर आओ, बाहर आओ। नहीं, बाहर मत जाना राज, ये तुम्हें मार डालेगी। मैं कौरवी दय्यम हूँ। मैं सिर्फ प्यार करना जानती हूँ और बदले में प्यार ही मांगती हूँ। तुम घबराओ मत काजल, मैं उतर कर देखता हूँ, वरना ये हमें जाने नहीं देगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरी पत्नी काजल है और उसकी गोद में मेरी बेटी पिंकी है। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं इनको अभी मार देती हूँ, फिर तुम मुझसे शादी कर सकते हो। नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों को छोड़ दो। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं अपनी पत्नी से एक आखिरी बार मिल लूं और उसका मंगलसूत्र उतार दूं। ये आप क्या कर रहे हैं? राज कोई जवाब नहीं देता और उसके पास जाकर उसका मंगलसूत्र उतार लेता है और चुपके से उसकी बैग से सिंदूर की डिबिया भी निकाल लेता है। वो लोग बहुत डरी हुई हालत में घर पहुंचते हैं और राम प्रकाश को पूरी बात बताते हैं। राम प्रकाश पहले तो राज को थोड़ा डांटता है पर फिर उससे चिपककर रोने लगता है। बेटा, कौरवी दय्यम वो औरत होती है जिसे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला और वो कुंवारी ही मर गई। इसीलिए वो मरने के बाद अपना पति ढूंढती है और जो उससे शादी करने को मना करता है वो उसे मार डालती है। हालांकि वो सिर्फ रात में निकलती है, इसीलिए अब तुम वापस दिन में ही जाना। ठीक है पापा। 2 दिन बाद वो दोनों वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। अच्छा पापा, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। वो लोग वहाँ से सुबह सुबह निकलते हैं। उन्हें लगता है कि दिन में उन्हें कौरवी दय्यम नहीं मिलेगी, पर वो बहुत खतरनाक रूप में अचानक उनकी कार के बोनट पर आ धमकती है और गुस्से से कहती है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। आज तक ऐसा मेरे साथ किसी ने नहीं किया था। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे दिन में आना पड़ा है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। गाड़ी हवा में उठाती है। ये सब वो मेरी वजह से कर रही है। मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा, तभी मेरी बीवी बच्चे बच पाएंगे। तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो ले लो, पर उन दोनों को छोड़ दो। कौरवी दय्यम कार को नीचे उतार देती है और राज का गला पकड़कर उठाती है। वो एक चीख मारती है जिससे राज सहम जाता है और फिर वो उसे उड़ाकर हवा में ले जाती है और उसका एक हाथ काट देती है और दूसरा हाथ काटने ही वाली होती है कि तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और एक पुजारी उसके ऊपर चिल्लाता है, ए चुड़ैल, मैं ईश्वर के नाम पर तुझे आदेश देता हूँ कि तू पृथ्वीलोक को छोड़ दे। भगवान तुझे मुक्ति दे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे तो बस प्यार चाहिए था। क्या दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे? तुम मर चुकी हो, तुम्हें प्यार नहीं मिला, इस बात को कबूल कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
नहीं, जब सबको प्यार मिलता है तो मुझे क्यों नहीं? राज ने कौरवी दय्यम को प्यार से गले लगाया, जिससे वो बहुत खुश हुई। और क्योंकि उसे अब एक प्यार का स्पर्श मिल गया था, इसीलिए उसे मुक्ति मिल गई और वो अचानक गायब हो गई। सबने चैन की सांस ली। क्यों आई है यहाँ पर? मैंने कल भी तुझे कहा था ना कि आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। तुझे समझा चुका हूँ मैं। मत जा उसके पीछे, बहुत पछताएगी, बर्बाद कर देगा वो तुझे। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, बस मुझे उसकी सिद्धि का मार्ग बता दीजिए। एक बार वो मुझसे प्रसन्न हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जो सपने मैंने अपने लिए इतने सालों से देखे हैं, वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो फिर यही सही। लेकिन अगर इसके बाद तेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू उसे अपनी इच्छा से बुला रही है। रागिनी के मन में ना जाने ऐसी कौन सी चीज ने घर कर लिया था, जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने पूरी 40 रातों तक तांत्रिक बाबा के पास शमशान घाट में बैठकर एक साधना की, जो कोई आम साधना नहीं बल्कि खबिस की साधना थी। खबिस, जिसे अगर कोई खुश कर दे तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में हर चीज पाने के लिए उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, तो वहीं रागिनी ने भी उसकी एक कीमत चुकाई। उसकी 40 रातों से चल रही वो साधना आज पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट से खुद पर काला कपड़ा लपेटे वो रात के लगभग 1:30 बजे अपने घर पहुंची। हाथ मुंह धोकर वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि तभी उसके घर के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। हॉल में जाकर उसने फोन उठाया कि तभी उसकी माँ भी फोन की आवाज से उठकर बाहर हॉल में आ गई। लेकिन सामने से आने वाली उस आवाज को सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए वहां सोफे पर बिठाया। रागिनी का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, जैसे मानो अभी किसी ने उसे फोन पर कोई बहुत बुरी खबर सुनाई हो। रागिनी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कुछ तो बोल बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके पहले कि रागिनी कुछ बोल पाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी, बेटा बोल, क्या हुआ? तू इस तरह से रो क्यों रही है? देख, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोल ना बेटा, क्या हुआ? दीदी। क्या? दीदी नहीं रही माँ। क्या? अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर सावित्री का तो मानो कलेजा ही फट गया। उसे अपनी बेटी की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए रागिनी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही अपनी माँ के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंच गई। सावित्री ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की चिता को जलते हुए देखा। किसी भी माता पिता के लिए इससे दर्दनाक शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। जो अभी सिर्फ 3 साल की थी, वो नन्ही सी जान तो ये समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी माँ अब कभी उसके पास वापस लौट कर नहीं आएगी। वो तो बस अपनी माँ को ढूंढने की आस में बार बार उसे पुकार रही थी। उसकी आंखों में अपनी माँ के मिलने का इंतजार देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सावित्री ने कहा, न जाने अचानक मेरी लाडो को किसकी नजर लग गई। इतनी कम उम्र में मेरी बच्ची हम सबको छोड़कर चली गई। मुझसे तो इसका मासूम चेहरा देखा भी नहीं जा रहा। किस तरह अभी भी अपने माँ के आने की आस लगाए बैठी है। बिन माँ के किस तरह बड़ी होगी हमारी बच्ची। माँ, कहते हैं मासी माँ जैसी होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर लड़की के अपने शादी को लेकर बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन दीदी के चले जाने के बाद अब मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं दीदी की जगह शैली की माँ बनकर उसे पालूं। क्या तू ये क्या कह रही है बेटी? ये बात कहनी जितनी आसान है, निभानी उतनी ही मुश्किल है। तू एक बार अच्छी तरह से सोच ले।
मैंने सोच लिया है माँ। दीदी के जाने के बाद शैली को अब दूसरी माँ की जरूरत है और किसी सौतेली माँ पर मैं अपनी शैली के लिए भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं ही ये करूँगी। नहीं रागिनी, देखो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ निशा से प्यार किया है। भले ही वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपने मरते दम तक निशा से प्यार करता रहूंगा। और बात रही शैली की, तो मैं उसे खुद पालूंगा। और तुम्हारा भी जब मन करे तुम शैली से मिलने आ सकती हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर रागिनी कुछ नहीं बोली। रागिनी और उसकी माँ कुछ दिन अपनी बहन के घर पर रुकते हैं और माहौल थोड़ा शांत होने के बाद अपने घर पर लौटकर आ जाते हैं। रागिनी फिर से आधी रात के समय एक काली चादर ओढ़े शमशान घाट की ओर निकल जाती है, जहां तांत्रिक बाबा एक जलती हुई चिता के पास बैठकर कोई साधना कर रहे थे। आपने तो कहा था कि वो अब प्रसन्न हो चुका है और तेरा हर काम वो अब जरूर करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए मैंने अपनी बहन की भी बलि दे दी और उसके बाद वो मुझसे शादी करने से मुकर गया। क्यों नहीं की उसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी? रागिनी की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था कि उसके पीछे मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू। उसने तेरी बहन को मारकर तेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया। अब वो तेरे जरिए अपनी अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी तू उसके सामने, लेकिन वो तुझे मौत भी नहीं देगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक ही नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आपने ही मेरी साधना में कोई कमी छुड़वाई, इसीलिए ये सब हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। मैं किसी और के पास जाऊंगी और साधना करूंगी। मैं शैली को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी इस तरह से तांत्रिक बाबा को ये सारी बातें बता रही थी जैसे उसके दिमाग में इस बात की कोई सनक सालों से भरी बैठी हो। अपनी बहन के पति को पाने के लिए उसने खबिस को उसकी बलि लेने के लिए कहा, लेकिन खबिस हर चीज की कीमत जरूर लेता है। शायद ये बात रागिनी अभी तक समझ नहीं पाई थी। वो बहुत ही गुस्से में रोती हुई अपने घर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो मेरा होगा, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी ये बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद करके लेट गई। तभी उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रागिनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे की जिस खिड़की को अभी थोड़ी देर पहले उसने बंद किया था वो खुली हुई थी और उसके कमरे की दीवार पर कमरे की खिड़की से आने वाली चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से दीवार की तरफ देखा तो उसे दीवार पर एक बेहद ही भयानक परछाई दिखाई पड़ी जो लगातार चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो परछाई मानो आकर उसके शरीर के अंदर समा गई। रागिनी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका था। वो लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को हिला डुला नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी कि तभी उसके कानों में उसे एक बड़ी भयानक और दबी सी आवाज सुनाई देती है। अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी की, अब मैं तुमसे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कराऊंगा। उस आवाज को सुनकर डर के मारे रागिनी का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके नजर घुमाकर अपने कमरे में देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर एक असामान्य बोझ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। रागिनी बहुत घबरा गई। देखो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, गलती हो गई मुझसे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जाने दो मुझे। रागिनी के ऐसा कहते ही उसे अपने कमरे में एक बेहद भयानक हंसी सुनाई दी।
तभी रागिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को बुरी तरह से नोच रहा हो। दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगी। उसे लगा कि शायद उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाएगी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी चीखों की आवाज उसकी माँ तक पहुंच ही नहीं पाई। वो पूरी रात इसी तरह दर्द से बिलखती चिल्लाती रही और दर्द के मारे कुछ ही घंटों के बाद वो बेसुध हो गई। उसकी खिड़की से आने वाली रोशनी जब सुबह उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। वो सिर्फ एक कंबल से लिपटी हुई थी। उसे अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था, लेकिन ये सब जो कुछ उसके साथ हो रहा था, इन सब का कारण वो खुद ही थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन ये सब महज एक रात के अंदर होकर बंद नहीं हुआ। उसके साथ अब हर रात ये हादसे होने लगे। वो 6 महीने से ये सब भुगत कर अब थक चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो चुके थे, आंखें धंसकर बिल्कुल अंदर को जा चुकी थी और उसका शरीर तो मानो अब हड्डियों का ढांचा मात्र बन चुका था। उसकी माँ भी उसकी ऐसी हालत देखकर अब अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। बेटा, आखिर कुछ तो बोल, तेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या है जो कोई भी डॉक्टर तेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा? अगर कोई और बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं तेरी मदद करूंगी। अपनी माँ की इस बात का रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो किसी से कह नहीं सकती थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। रात बीती। रागिनी की माँ सुबह नाश्ता लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो सामने का नजारा देखकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों के सामने कमरे के पंखे पर उनकी बेटी की लाश झूल रही थी। रागिनी के पास उस खबीस से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए रागिनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसका मानना था कि शायद मरने के बाद उसे उस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खबीस के हाथों अपनी बहन की बलि देकर उसने खुद अपनी मुक्ति के मार्ग को बंद कर दिया था। उसके इस कर्म के कारण भगवान भी उसे माफ नहीं कर पाए। उसे भगवान के घर तो मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी वो हमेशा के लिए उस खबीस की गुलाम होकर रह गई। रागिनी की मौत को आज 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी माँ को हर रात उसके कमरे से उसकी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है।
और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया।
तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिसे ये साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे। रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को ये सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी।
अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सबने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। अंधेरी रात थी। एक लड़की सड़क पर भागती चली जा रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। भागते भागते उसकी सांस इतनी फूल चुकी थी कि अब उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसे सामने एक घर दिखाई दिया। हे भगवान, मुझे बचा ले। आज के बाद मैं रात में घर से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। दूर से ही देखने में पता चल रहा था कि वो घर अबेंडेंड है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो लड़की उस घर के अंदर घुस गई और दरवाजे बंद कर लिए। पर वो गुंडे इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। वो लोग दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लगे। लड़की सहम चुकी थी। उसे डर था कि ये दरवाजा टूट जाएगा, पर तभी उन लोगों ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। लगता है चले गए। खिड़की से देखती हूँ। लड़की ने खिड़की से झांक कर देखा तो उन गुंडों की लाश जमीन पर पड़ी थी। वो हैरान रह गई कि इन लोगों को किसने मार दिया। तभी उसके दिमाग के अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। कौन है? कौन है यहाँ? मार डालो, खुद को मार डालो। ये सुनते ही उस लड़की का जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो अपना सिर बुरी तरह से दीवार पर मारने लगी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कई साल गुजर गए और फिर प्रियम नाम के एक आदमी ने उस घर को खरीद लिया। उसके साथ उसकी पत्नी नीलम, छोटा भाई शिवम, बेटा राज और बेटी रीना भी थे। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप इस घर को फिर से बनवाएंगे, पर ये तो पहले जैसा ही है। हाँ, सोचा तो था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यही ठीक है, सिर्फ रेनोवेट करा लेता हूँ। पर भैया, ये घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ नहीं है। आप इसे वास्तु के हिसाब से बनवा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या शिवम, तुम भी बूढ़ों वाली बातें करते हो। इंसान के घर उसके अपने हिसाब से होना चाहिए, ना कि वास्तु के हिसाब से। ये सब ढकोसले हैं। नहीं, शिवम सही कह रहा है। घर तो वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए। घर में फर्नीचर भी वास्तु के हिसाब से नहीं रखा है और ना पूजा का कमरा सही जगह पर है। कम से कम इसे चेंज तो कर लेते हैं। ओ प्लीज, तुम लोग बस करो। मुझे लगा था कि मेरी फैमिली मॉडर्न है, पर तुम लोग तो गए गुजरे हो बिल्कुल। पूजा करवा दी थी, वही बहुत है। प्रियम घर का मुखिया था और उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। घर जैसा था वैसा ही रहा। रीना, चल छत पर चलते हैं, वहीं खेलेंगे। नहीं, मम्मी ने छत पर जाने से मना किया है। अरे डरपोक, कुछ नहीं होता, चल चलते हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ। तो चल। राज और रीना छत की तरफ चल दिए। जैसे ही वो छत पर पहुँचे, अचानक दोनों को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी। राज, ये कैसी आवाज है? कोई हमें बुला रहा है। हाँ, कहीं पापा तो नहीं बुला रहे?
ये उनकी आवाज नहीं है, ये तो यहीं कहीं पास से आई है। तभी दोनों ने छत के कोने में देखा। उन्हें वहाँ एक काले साए जैसा कुछ दिखा। वो एक बंदर था जो कि उन्हें घूर रहा था। राज और रीना दोनों घबराकर तुरंत भागे, लेकिन तभी छत का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बंदर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रीना, ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? अब क्या करें? वो बंदर हमारी तरफ आ रहा है। राज और रीना छत के किनारे की ओर भागे। तभी अचानक शिवम ने नीचे से उन्हें देखा और जोर से चिल्लाया, अरे पीछे हटो, गिर जाओगे। क्या कर रहे हो वहाँ? चाचू, यहाँ बंदर है, जल्दी आओ। शिवम छत की तरफ भागा। तभी राज और रीना ने देखा कि बंदर गायब हो चुका है और छत का दरवाजा खुला हुआ है। दोनों चौंक गए और नीचे भागे। तुम लोग ठीक हो ना? बंदर कहाँ है? बंदर गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, और वो शायद बोल भी रहा था। पागल हो क्या? चलो चलो नीचे चलो, अब ऊपर मत जाना। उसी समय नीलम किचन में काम कर रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे गैस लीक हो रही है। प्रियम, मुझे लगता है गैस लीक हो रही है, बदबू आ रही है। तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, ये इंडक्शन है, गैस सिलेंडर नहीं। अरे हाँ, पर बदबू कहाँ से आ रही है? नीलम को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक किचन में आग लग गई। वो चिल्लाई, प्रियम, जल्दी आओ, किचन में आग लग गई है। प्रियम भागकर किचन में आया, लेकिन वहाँ कोई आग नहीं थी। क्यों प्रैंक कर रही हो यार, तुम भी ना। प्रियम को वो सब मजाक लगा, लेकिन नीलम इस शौक में थी कि ये अचानक क्या हो रहा था। रात हो गई थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। पापा, आज छत पर कुछ अजीब हुआ। वहाँ कोई था, बंदर जैसा, और दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। हाँ, मुझे भी आज कुछ अजीब सा लगा। पहले रसोई में गैस की बदबू आई और फिर ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। तुम सबको थकावट की वजह से वहम हो रहा है। आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये घर वास्तु के हिसाब से नहीं है। शायद इसीलिए इन लोगों को ये सब फील हो रहा है। तुम इतने पढ़े लिखे होकर जाहिलों वाली बातें करते अच्छे नहीं लगते शिवम। चुपचाप खाना खाओ। प्रियम ने जैसे ही पहला निवाला उठाया तो उसकी थाली से अचानक कीड़े निकलने लगे। ये क्या है? मेरे खाने में कीड़े कैसे आ गए? अरे, ये तो मेरी थाली में भी है। मम्मी, मेरी प्लेट में भी कुछ है, मुझे घिन आ रही है। भैया, अब भी आपको लगता है कि ये वास्तु का असर नहीं है? शायद हमारा राशन खराब आया होगा, ये वजह हो सकती है। वास्तु से इसका कोई लेना देना नहीं है। खाना बीच में ही छोड़ दिया गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक सीलिंग फैन जोर जोर से हिलने लगा। शिवम बाल बाल बचा और घबराकर कमरे से बाहर भागा। हॉल में आते ही वहाँ टंगा हुआ झूमर उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। कोई मुझे बचाओ! सभी लोग दौड़ते हुए शिवम के पास पहुँचे। शिवम के सिर से खून निकल रहा था और वो दर्द में कराह रहा था। भैया, मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ नेगेटिव है। कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे ये बातें करना बंद करो, पहले डॉक्टर के पास चलो। प्रियम उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर से पट्टी करवा कर लौटा, शिवम ने फिर वही बात शुरू कर दी। भैया, यहाँ वास्तु दोष है। अगर कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। बस बहुत हो गया शिवम, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम चाहिए। कोई वास्तु दोष नहीं है। प्रियम, शिवम सही कह रहा है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नीलम, तुम भी शुरू मत हो जाना। सब कुछ ठीक है। मैं इस घर को नहीं छोड़ने वाला।
प्रियम ने बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक राज को उल्टियां होने लगी। राज की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बुरी तरह से कांपने लगा। एक के बाद एक उसने 10 उल्टियां की और उसके बाद वो बेहोशी के हालत में पहुंच गया। मम्मी, पापा, मेरे पेट में कुछ है। प्रियम, प्रियम देखो, इसे क्या हो रहा है? भैया, इसे अस्पताल ले जाओ वरना ये मर जाएगा। प्रियम, प्रियम जल्दी करो, इसे बचाओ। प्रियम घबराते हुए राज को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागा। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे कुछ भी नहीं हुआ है, ना बुखार, ना कमजोरी, ना ही ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत। ये तो पूरी तरह से ठीक है। पर डॉक्टर साहब, पर अभी कुछ ही देर पहले ये उल्टियां कर रहा था और मरने की हालत में था। लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है, इसे घर लेकर जा सकते हो। प्रियम डॉक्टर की बात सुनकर उलझन में था, लेकिन वो राज को घर वापस ले आया। घर आते ही राज के अंदर बदलाव आ गया और अजीब अजीब तरह से इधर उधर भागने लगा। मुझे पकड़ो, पकड़ो, मैं नहीं बचूंगा। कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। प्रियम, ये क्या होता जा रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे बेटे को? ये क्या हो गया प्रियम? देखो भैया, अब भी समय है, इस घर से निकल जाओ, ये जगह हमें खत्म कर देगी। प्रियम अभी भी शिवम की बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस घर से नहीं जाएगा। उसने शिवम से कहा कि तुम एक तांत्रिक को बुलाओ, शायद वो इस समस्या का हल निकाल सके। शिवम तांत्रिक को बुलाकर ले आया। ये लड़का बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है, इसे बचा लीजिए बाबा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। राज अचानक बेहोश हो गया। राज, राज, ये क्या हो रहा है? चिंता मत करो, मैंने इसे थोड़े समय के लिए शांत कर दिया है, लेकिन असली समस्या इस घर में है। तभी अचानक रीना अजीब हरकतें करने लगी। उसके हाव भाव बिल्कुल राज जैसे हो गए और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। मुझे पकड़ो, पकड़ो, मैं नहीं बचूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। रीना भी बेहोश हो गई। प्रियम गुस्से में चिल्लाया, मेरे बच्चों को बेहोश करने के अलावा भी कुछ करो, इस जगह का इलाज करो। ये घर वास्तु दोष से पूरी तरह ग्रस्त है, नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, बताइए बाबा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि ये घर जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। नीचे वाला हिस्सा ही असली समस्या है, वहाँ से ही ये नकारात्मक ऊर्जा ऊपर तक आ रही है। मैं इसे थोड़े समय के लिए अपने मंत्रों से बांध सकता हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें इसे खुदवाकर फिर से बनवाना होगा, वरना ये शक्ति सबको खत्म कर देगी। तो ठीक है, हम तैयार हैं, आप इसे बांध दीजिए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक प्रियम के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो पागलों की तरह हंसने लगा। अब किसकी बारी, किसकी बारी? भैया, आपको क्या हो गया है? अब तेरी बारी, तेरी बारी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर प्रियम ने एक डंडा उठाकर तांत्रिक के सिर पर मार दिया, जिससे वो वहीं मर गया। प्रियम, प्रियम होश में आओ। भाभी, यहाँ से भागिए। वो दोनों भागे, पर प्रियम ने राज पर हमला कर दिया, जिसे देखकर नीलम सुन्न पड़ गई और फिर प्रियम ने बारी बारी सबको मार डाला।
अंत में एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। और प्रियम ने अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर अपनी भी जान दे दी। आधी रात तक पुल का आधा हिस्सा तैयार हो गया। तभी उन वर्कर्स ने देखा कि पुल के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं। अरे वो लोग कौन है ऊपर? ओए, पीछे हटो, पुल अभी मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर खड़े लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो पांचों घबराकर पुल के ऊपर पहुंचे, लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, हमने तो अभी उन्हें देखा था, है ना? ये कैसे हो सकता है? हम सबने उन्हें देखा था। अब तुम लोगों को समझ आ रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक बार की बात है, मानकपुर नाम का एक गांव था। वो गांव बाकी गांवों और शहरों से काफी अलग थलग था। उसके अलग होने का कारण थी एक नदी। हालांकि नदी पर अब एक पुल बन चुका था, वरना पहले तो लोग नाव से ही उस नदी को पार किया करते थे, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती थी। अरे तुमने सुना? क्या सुना? वो चंचल सिंह का देहांत हो गया। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये हुआ कैसे? ये नहीं पता, बस हो गया, इसी बात का शुक्र मनाओ। चंचल सिंह उस गांव का सबसे क्रूर इंसान था। ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो उसने ना किया हो। डकैती, अपहरण, हत्याएं और न जाने क्या क्या। सुनने में तो ये भी आया था कि वो काला जादू जानता था और उसी की मदद से वो अपने कामों को अंजाम देता था। इसलिए उसके मरने से पूरे गांव में जश्न का माहौल था। जब उसके अंतिम संस्कार की बारी आई तो लोगों ने उसका अंतिम संस्कार गांव में करने से साफ मना कर दिया। इसीलिए उसको अपना सरदार मानने वाले लोग उसकी अर्थी गांव के बाहर लेकर जाने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पर जैसे ही वो लोग पुल के बीचों बीच पहुँचे, वो पुल टूट गया और वो सब लोग अर्थी लेकर नदी में जा गिरे। सबकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव वाले ये जानकर बहुत खुश हुए कि चंचल सिंह और उसके साथी सब मारे गए। सरकार ने पुल की मरम्मत के लिए 5 मजदूरों को भेजा, लखन, मानव, समय, जीतू और प्रेम। वो लोग नदी के पास पहुँचे तो देखा कि पानी बहुत कम बचा था और ज्यादातर जगह सूखी जमीन दिखाई दे रही थी। लगता है यहाँ कुछ भी साफ करने में देर नहीं लगेगी। आधा काम तो सूखी जमीन ने खुद ही कर दिया है। हाँ, चलो जल्दी से मलबा हटाते हैं। उन्होंने मलबा हटाना शुरू किया। अचानक लखन को मलबे में एक उंगली दिखाई दी। वो चौंक कर चीख उठा, अरे यहाँ एक उंगली है। अरे लखन, इतनी सी चीज से डर गया? ये उन्हीं में से किसी की होगी जो यहाँ गिरे थे। लखन ने उंगली को नदी में फेंक दिया और सभी मलबा हटाने में जुट गए। जब उन्होंने मलबा हटा लिया तो वो वहाँ की जमीन को समतल करने लगे, लेकिन अचानक लखन को महसूस हुआ जैसे वो जमीन दलदल में बदल गई है और वो उसमें धीरे धीरे धंस रहा है। मुझे बचाओ, मैं फंस रहा हूँ, मैं फंस रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? जमीन तो सही लग रही थी। अरे इस पर से हटो, वरना हम सब मारे जाएंगे। किसी तरह वो दलदल से बाहर निकले। उन्हें लगा कि शायद नदी की नमी के कारण ऐसा हुआ होगा। शाम होने लगी थी तो उन्होंने काम बंद कर दिया और वहीं आराम करने लगे। गांव वाले उनके लिए खाना लेकर आए। लो भाई, तुम्हारा खाना लेकर आए हैं। मेहनत करते करते भूख तो लगी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सब लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए, पर तभी लखन को खाने में उंगलियां दिखाई दी। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। अरे यहाँ भी उंगलियां हैं। अरे लखन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुपचाप खा ले। लखन ने ध्यान से देखा
तो वो खाना नॉर्मल था। वो अनमने मन से खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात को लखन की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे पुल पूरी तरह से बन चुका है और उसके ऊपर से राम नाम सत्य है की आवाज गूंज रही है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या बड़बड़ा रहा है? सो जाना। प्रेम के बोलने से उसकी आंख खुली। वो असल में एक सपना देख रहा था। अगले दिन पुल की मरम्मत का काम दोबारा शुरू हुआ। पांचों ने दलदल में पत्थर भरना शुरू किया ताकि जमीन ठोस बन सके। काम के दौरान लखन ने नोटिस किया कि नदी का पानी और भी सूख चुका था। उसे ये अजीब लगा कि एक दिन में नदी लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। तुम लोगों को इस नदी का सूखना अजीब नहीं लग रहा? तू फालतू बातें मत सोच, काम कर काम। सभी दिन भर काम में लगे रहे। इस बीच लखन को बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे ओ लखन, ध्यान कहाँ है तेरा? काम जल्दी खत्म करना है। पता नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तेरा अगर काम करने का मन नहीं है तो घर चला जा। लखन वापस काम में लग गया। काम करते करते रात हो गई। तभी लखन को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए पुल के पिलर्स के पास पहुंचा। आवाज वहीं से आ रही थी, जैसे किसी की कराहती हुई चीखें अंदर बंद हो। लखन ने पिलर को छुआ तो उसमें अचानक एक दरवाजा प्रकट हो गया। ये दरवाजा खम्भे में कैसे? दरवाजा खुलते ही सामने लाशों का ढेर दिखाई दिया। लखन जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर बाकी चारों भागते हुए उसके पास पहुँचे और उसे हिलाकर होश में लाने लगे। क्या हुआ लखन? वो दरवाजे में लाशें थी, बहुत सारी लाशें। तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है भाई, तू सचमुच घर चला जा। सभी ने लखन को नजरअंदाज कर दिया और वापस काम में जुट गए। आधी रात तक पुल का आधा हिस्सा तैयार हो गया। तभी उन्होंने देखा कि पुल के ऊपर कुछ लोग खड़े थे। अरे वो लोग कौन है ऊपर? ओए पीछे हटो, पुल अभी मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर खड़े लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो पांचों घबराकर पुल के ऊपर पहुँचे। लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। पहली बार बाकी चारों को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, हमने तो अभी उन्हें देखा था ना, है ना? ये सब कैसे हो सकता है? हम सब ने उन्हें देखा था। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। सभी के चेहरे डर से लाल पड़ने लगे। सबको लगने लगा कि शायद पुल के साथ कुछ बहुत गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। तभी अचानक पुल जोर से हिलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? पुल हिल क्यों रहा है? जल्दी पीछे हटो, भागो यहाँ से। सभी घबराते हुए पीछे की ओर भागने लगे। पुल की दरारें और गहरी होती जा रही थी। कुछ ही पलों में पुल धड़धड़ाकर नीचे गिर गया। सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। ये अचानक गिर कैसे गया? भाई मुझे लगता है ये पुल मनहूस है। कल ठेकेदार को सब कुछ बता देंगे। अभी कोई काम करने का फायदा नहीं है, चलो सो जाते हैं। सबकी हिम्मत टूट चुकी थी। वे सभी वहीं जमीन पर लेट गए और नींद के आगोश में समा गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पुल पूरी तरह से बन चुका था। वहाँ गांव के लोग खुशी से इकट्ठा हो गए थे और उनका आभार प्रकट कर रहे थे। पांचों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि रात में जो टूटा था वो अचानक बन कैसे गया। ये पुल कब बना? रात में तो ये गिर गया था ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल हमने देखा था कि पुल गिर गया था, फिर ये कैसे खड़ा है? इससे पहले कि कुछ और अजीब हो, यहाँ से चलो। वो पांचों वर्कर्स वहाँ से चल दिए
और गांव वाले पुल पर चढ़कर उत्सव मनाने लगे। वे सभी खुशी में झूम रहे थे। वो वर्कर्स अभी वो नदी पार करके जरा ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये क्या था? इतनी जोर से धमाका हुआ। पीछे मुड़कर देखो, पुल। पांचों ने पीछे मुड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गए। पुल पूरी तरह से ढह गया था और उसके नीचे सभी गांव वाले दब चुके थे। हे भगवान, हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? लखन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई और उसे मिर्गी जैसा दौरा पड़ने लगा। उसके दोस्तों ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे होश खोने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अस्पताल के कमरे में पाया। उसे अपने हाथ में किसी चीज की पकड़ महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो उसकी मुट्ठी में किसी की उंगली थी। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हें जब 3 दिन पहले यहाँ लाया गया था, तब से तुम कोमा में थे। तुम्हारी मुट्ठी में ये उंगली थी। हमने बहुत कोशिश की पर ये उंगली तुमसे अलग नहीं हो सकी। किसकी उंगली है ये? ये उंगली चंचल सिंह की है। तुम अपने काम के पहले ही दिन इस उंगली को छूते ही कोमा में चले गए थे। लखन की सांसें थम गई। उसने एक झटके से उस उंगली को दूर फेंक दिया और वो उंगली अचानक गायब हो गई।